चलिए, क्या हाल है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि आखिर संसद की जरूरत क्यों, संसद का जरूरत क्यों हो, इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़े। हम लोग जाने कि संसद का कैसे कार्य होता, क्या कार्य होता, क्या कार्य संसद का नहीं होता। इसके बाद आज हम लोग का चैप्टर है कानून की समझ। आज से पहले आप सुनते होइएगा कि कानून का हाथ लंबा होता। अरे भाई, कितना लंबा होता ये आज से पहले नहीं जानते हैं। फिल्म में डायलॉग सुन लिए होइएगा कि कानून का हाथ क्या होता, लंबा होता। लेकिन लंबा तो होता, जैसे कि हमारा हाथ भी लंबा ही है, आपका भी हाथ लंबा ही है। मतलब कि क्या लंबा कहने का तात्पर्य क्या, जैसे कि हम कह देते हैं ना, एगो कि एक कहावत है बहुत अच्छा कि 9 2 11 होना, मतलब कि वहां से भाग जाना, यानी कि वहां से रवाना हो जाना। उसी तरह कानून का हाथ लंबा होता। अब क्या होता है लंबा, अब इसके बारे में आज हमको एक एनसीईआरटी समझाएगा। कानूनों की समझ कैसे डेवलप करें हम कानून की समझ। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि कानून में 2-3 गो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कानून जगह के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे कि आप बिहार में देख लीजिएगा तो शराब क्या है, बंद है, तो बिहार में आप शराब नहीं पी सकते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो आराम से शराब पी सकते हैं। कानून के बारे में और कुछ हम लोग जानकारियां पाए, इससे पहले आप समझ जाइए कि कानून भी क्या होता है। कानून जो होता है, कानून बन जाना और कानून लागू होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं कि जो कानून बन गया वो लागू हो ही जाएगा। उसके लिए फिर क्या करता है, कार्यपालिका क्या करता है, कानून को लागू करने का काम करता है। कार्यपालिका का एक सदस्य जो क्या है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आप लोग भी आईएएस आईपीएस जब बन जाइएगा तो आप लोग भी कानून को क्या करना है, कानून को ही लागू करवाना है, क्रियान्वयन करवाना कि कैसे कानून कार्य करता है। उसके पहले आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिए। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा पता होगा। शादी का उम्र क्या है, मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स। अब हो गया है 21 ईयर्स शादी का मिनिमम उम्र होना चाहिए। क्या चीज, मताधिकार यानी कि वोट देने का उम्र क्या है, 18 ईयर। ये एक तरह से कानून है। जैसे कि आप सुने होइएगा कि वाहन 18 प्लस के आदमी चलाएगा, उसका लाइसेंस उसी को मिलेगा जिसका 18 प्लस है। अभी कहां से आया, तो ये कानून में है। अगर देखिएगा तो हमारे आसपास जितने भी क्रियाकलाप करते हैं वो सब कानून के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो अगर किसी को हमको क्या करे, हमको कोई अशब्द या अभद्र बात बोल दे, अशब्द या अभद्र बात बोल दे और साथ साथ वो बोल दे कि क्या, अब वो अशब्द और अभद्र बात बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको कानून कहता है कि ऐसा नहीं कि हम उसके साथ कुछ करें। अगर ज्यादा कुछ हो रहा है तो आप उसकी शिकायत आप अपने नगर थाना या आपके आसपास के जो थाना क्षेत्र है उसमें जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। आइए एनसीईआरटी के माध्यम से समझते हैं कि आगे क्या कर रहा है। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि कानून पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, संसद में पारित होता है। कोई सांसद लोग क्या होता है, कानून लेकर आते हैं, फिर उस संसद में पारित होता है, उस पर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दोनों का सहमति होता है, फिर जाके कानून बनता है। हम लोग जानते भी कि वित्तीय मामला में कौन करता है, संघ सरकार कानून को बनाता है। रेलवे वगैरह का कार्य कौन करता है, संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार करता है। अब देखिए क्या कर रहा है, नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं। अस्तित्व में आने का मतलब कि वो अपना पहचान कैसे वो कार्य करता है, कैसे अस्तित्व में आने का मतलब कि दिखाना कि कैसे कार्य कर रहा है, करते हैं। क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है। नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, मतलब कि नागरिक के नाते अगर कोई कानून ऐसा बन जाए जो विवादास्पद है, विवादास्पद है, तो कहीं ना कहीं क्या करना है आपको, उस कानून को क्या करना है, उल्लंघन करना है। मतलब कि उल्लंघन नहीं करना। जैसे कि आप समझ लीजिए कि बिहार में एक कानून बना था, लॉ बना था। क्या लॉ बना था कि अगर बिहार में कोई आदमी शराब पीता है तो उसके घर के सारे आदमी को क्या कर लिया जाएगा, बुक कर लिया जाएगा। अब इस कानून को क्या हुआ, बाद में विवाद हुआ, इस पे लोग सारे क्या करे, आलोचना किए और आगे चल के कानून क्या हो गया, वो खत्म हो गया। वैसे ही बहुत ऐसा कानून है जिसको बाद में अगर लोग उसका आलोचना करते हैं, विलोचना करते हैं तो कानून भी खत्म हो जाता है। अभी हम लोग जाने कि कानून समय के अनुसार, जगह के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे कि कुछ दिन पहले क्या था, कोविड था, तो कोविड के समय क्या था, एक नियम बना, एक कानून बना कि नहीं भाई घर से बाहर
नहीं निकलता। लेकिन धीरे धीरे कानून, जब कोविड नियंत्रण हो गया तो धीरे धीरे कानून में परिवर्तन आ गया। मास्क पहनना उस समय मोस्टली था, इम्पोर्टेंट था, जरूरी था, लेकिन अब ऐसा है क्या कि आप मास्क पहन के नहीं जाइएगा, पुलिस चालान करेगा। इसी तरह कानून क्या होता है, बदलते रहता है। ये देखिए क्या हो रहा है, आंदोलन वगैरह आपको दिख रहा होगा, धरना प्रदर्शन कैसे कानून के लिए हो रहा है। आगे देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए क्या कानून सब पर लागू होते हैं? नहीं। देखिए कानून सब पे लागू होते हैं, ये तो फिक्स है कि हाँ आप पे भी कानून लागू होगा, पीएम सीएम डीएम सबके ऊपर कानून लागू होगा। लेकिन कुछ विवादास्पद भी है, जैसे कि आप मौलिक अधिकार में भी देखिएगा, फंडामेंटल राइट में तो मौलिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या कर दिया गया, लेकिन लगा दिया गया कि कहाँ मौलिक अधिकार का पालन करेंगे और कहाँ मौलिक अधिकार का पालन नहीं करेंगे। इस स्थिति को पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? बिल्कुल गलत था। अगर सिर्फ इसलिए उसको माफ कर दिया जा रहा है कि उसका बेटा क्या है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है और उसके पिताजी मजबूत है, इसके कारण उसके बेटा को छोड़ दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो कानून ऐसा होना चाहिए कि सभी को समान होना चाहिए, सभी को ऊपर समान लागू होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी तरह सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। सत्ता मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। कहाँ? स्वतंत्र भारत में। देखिए स्वतंत्रता को सबसे पहले हम समझते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप प्रतिबंध से मुक्त हो गए, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसमें भी लेकिन है, ऐसा नहीं कि आपको प्रतिबंध है कि आप क्या कीजिए, आप रात को 10 बजे तक घर से बाहर निकलिए। अभी आप बाहर दिल्ली आ गए तो आप 12 बजे रात तक भी निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको जैसे घर से निकले आपको किसी चीज के लिए टोक दिया जाए, स्वतंत्रता समझना है तो ऐसे देखिए, आप बाल बढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको पिताजी रोक रहे हैं, आप बाइक निकाल रहे हैं उसके लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं स्वतंत्रता उचित भी होता है, जैसे कि मान के चलिए हस्तक्षेप, जैसे कि राज्य के और देश के बीच अखंडता और एकता को बनाने में आपको राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। आप अगर क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें राज्य आपके ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है। आपको भारत में कहीं आने जाने का तो क्या दे दिया गया, आपको कहीं आ जा सकते हैं, इसका तो आपको मिल चुका है परमिशन। आपको कहीं रह भी सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। लेकिन वही आप ट्रायल एरिया में चले जाइएगा, कहीं ना कहीं कहाँ जनजातीय क्षेत्र में चले जाइएगा, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, आपको वहां पे आपको रोका जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ से चले जाइए जहाँ पे आप आदिवासी रहते हैं, वहां आप जाइएगा तो आपको मार के खा जाया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, आपके इस तरह का वार्तालाप किया जाएगा, आपको कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलिएगा, उसका लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगा। और उससे होगा क्या कि जहां आपके अहित हो रहा है वहां सरकार आपके स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप करेंगे। जैसे पिताजी आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं ना, कि आप रात को 12 बजे आते हैं तो पिताजी कहते हैं कि नहीं ये कहीं ना कहीं इस समय आप आ रहे हैं तो आपके लिए खतरा है। उसी तरह स्वतंत्रता को हम लोग समझ लिए छोटा सा में। अब हमको देखना है कि संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आप देखिएगा कि मोदी जी के ऊपर भी वही कानून लागू होगा, आपके राज्य के मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार हो, वो योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, उसके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो एक रिक्शा चालक के ऊपर होगा। कहीं ना कहीं सभी संविधान के नजर में सभी क्या है, समान है। आगे देखिए क्या कहता है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनासेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। लेकिन राष्ट्रपति में एक विवाद है कि राष्ट्रपति पद पे होने के दौरान, राष्ट्रपति पद पर होने के दौरान आपको क्या किया जाएगा,
आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, या आपके पहले से भी उनके ऊपर अगर कोई क्या था, कोई कानूनी मतलब कि उनके ऊपर कोई FIR था या जो भी केस वगैरह था, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ कुछ मामला में कहीं ना कहीं देखिएगा तो जो राष्ट्रपति के ऊपर होगा, दो तरह का कानून होता है, एक फौजीदारी कानून होता है और एक क्या होता है, एक क्राइम से संबंधित कानून होता है। तो क्राइम वाला में तो नहीं होगा, लेकिन घर से सिविल मामले में, यानी कि घर से क्षेत्र, जैसे उनकी घर में उनकी बीवी उनके ऊपर केस करे तो पद पे रहते हुए भी और पद के हटने के बाद भी वो केस लागू होगा। आगे देखिए क्या हो रहा है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदायों इन इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली माने जाने वाली जातियों के अपराधों को ज्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। मतलब कि जैसे जैसे देखते होइएगा कि एक ही जाति के अगर कोई अमीर है तो उसके ऊपर अलग कानून लागू होगा और दूसरे पे अलग कानून लागू होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून की शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। कौन की थी? अंग्रेज ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा। इसके कई कारण है। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून इस मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामले के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने अहम भूमिका निभाई थी। मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत में अहम भूमिका निभाई थी। कहने का मतलब है कि जब अंग्रेज आया, भारत में आया, तो उसको जो एक कानून लागू हुआ, तो कानून हम लोग मानना चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीयों का भी बहुत अहम भूमिका थी कि उनके कानून को लागू किया। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। मतलब कि वो अपने मनमानेपन से कानून बना देता था। जैसे कि वो कह दिया कि इस बोतल का पानी नहीं पीना। अगर आप पी लिए तो वो अपने अनुसार से इस बोतल के पानी पीने पे क्या कर सकता, आपको फांसी पे भी चढ़ा सकता था। मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा, अपने मन के अनुसार मनमानेपन से कार्य कर रहा है। आगे देखिए क्या है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अभी एक प्रोसेस है। जैसे कि आप कोई गलती किए, ध्यान से सुनिएगा, आपने गलती किया, आपने क्या किया, आप कहीं ना कहीं क्या किया कि किसी को आप क्या कर दिए, उसके हेड को फोड़ दिए या उसके माथा को फोड़ दिए। अब वो क्या किया, एक प्रोसेस के अनुसार अगर गया, थाने में गया, तो आपके ऊपर क्या करेगा, वो FIR करेगा, फिर पुलिस आएगी, फिर उसकी जांच पड़ताल होगी, फिर आप न्यायालय जाइएगा, तब जाके आपके ऊपर प्रोसेस के अनुसार अगर आप किए होइएगा तो आपको सजा मिलेगा। वो भी आप समझ रहे हैं कि हो भी सकता है अगर आपका फिर उसमें गलत अगर ऐसे हो ही जाता है, सच का कभी भी जीत ही होता है, तो तब आपके ऊपर सजा होगा। लेकिन एक और भी इसमें विवाद की बात है कि बहुत आदमी पैसा के कारण उसमें बच भी जाते हैं। कि क्या हुआ, उसने क्या किया, आपके हेड को तो फोड़ दिया, लेकिन वो क्या किया कि आपको जब जाइएगा तो पैसा के अनुसार आपके वकील ने उसको क्या कर लिया, झूठला दिया कि नहीं भाई ये तो सर फोड़े ही नहीं थे, तो फलाने दिन फलाने जगह फलाने फ्लाइट से गुजर रहा है। आपने ऐसा मूवी में देखा होगा, रियल लाइफ में भी ऐसा कभी कभी होता। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए, मतलब कि आलोचना, जब उसके विरोध अगर कोई कार्य करता था तो क्या करता था, उसके लिए अगर आलोचना करता था, उसके ऊपर जबरन क्या करता था, कोई कानून लाद देता था और उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेता था बिना
क्या कर रहा है, बिना उसके ऊपर कहीं ना कहीं केस किए हुए, बिना उसके ऊपर FIR किए हुए उनके ऊपर क्या कर दिया जाता था, उनको कहीं ना कहीं उनको जेल में डाल दिया जाता था। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी, मतलब कि जेल में डाल सकती थी बिना मुकदमा चलाए, बिना केस दर्ज किए। आपको मतलब कि अगर एक नजरबंदी कानून सुने होइएगा, अगर अभी भी भारत में एक ऐसा कानून है कि आपके ऊपर अगर शक हो रहा है सरकार को, तो आप आतंकवादी है या आप कहीं ना कहीं दूसरे देश से मिले हुए, तो आपको नजरबंद कर लिया जाएगा। लेकिन उसका एक सीमा है, 3 महीना तक ही नजरबंद किया जाएगा मैक्सिमम, वो भी। और कहीं ना कहीं उसको भी आपको राष्ट्रपति वगैरह को बताना पड़ता है, वो आगे चलकर आपको हम बताएंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहा है, बिना बताए क्या कर ले रहा है, उसके ऊपर बिना मुकदमा चला ही कारावास यानी कि जेल में डाल दे रहा है। देखिए आगे क्या कर रहा है, महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो राष्ट्र के प्रति समर्पण थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो क्या करते थे, रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं ने की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्या का एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी, उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वाले में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया था। देखिए यही जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा, 11th में भी पढ़े होइएगा। इसका लेकिन विस्तृत देखिए, हुआ क्या था कि राष्ट्रवादी नेता जैसे में कौन कौन थे, तो देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर और भी बहुत सारे ऐसा जो राष्ट्रवादी नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को क्या कर लिया गया, सर डॉक्टर सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल, इस सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके विरोध में, अब इनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने एक बाग में इकट्ठा हुए, यानी कि जैसे हम लोग अभी इकट्ठा होके बात करते हैं ना, तो बाग में इकट्ठा होके कहे कि आखिर इस नेता को क्यों मतलब कि अंदर कारावास में डाल दिया गया। तो देखिए क्या कर रहा है, जनरल डायर ब्रिटिश फौजी, मतलब कि उस समय जनरल डायर के नाम से जाना जाता था, एक मतलब कि ब्रिटिश फौजी लोग, उसके जो जलियांवाला बाग का गेट था उसको बंद कर दिया गया और अंधाधुंध बिना कारण जाने गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसमें कई 100 महिलाएं, कई 100 पुरुष, कई 100 बच्चे मारे गए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना निरंकुशता भरी थी। अब इसका मतलब सिंपल से समझिए कि आप घर में सोए हुए हैं, आपके पिताजी आके दनादन क्या चला दिए, डंडा चला दिए, कई गो डंडा टूट गया, आपका क्या हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई और बाद में पता चलेगा। तो ऐसा पिताजी करते हैं तो पिताजी के ऊपर भी क्या होगा, माताजी गुस्सा होंगे। हो सकता है कि आपको अगर कुछ हो जाए तो अगल बगल वाला पुलिस को भी रिपोर्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं इस पे कानून आ जा रहा है। लेकिन उस समय जब वो घटना हुआ तो उस समय आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर आगे चल के देखते हुए कि कैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जेल में डाल दिया, महात्मा गांधी भी जेल में गए थे। देख सकते हैं कि कैसे हम लोग के ऊपर बिना मुकदमा चलाए ही क्या कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कारावास में यानी कि जेल में डाल दिया जा रहा है। इस कुछ फिगर है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे फौजी क्या करा रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। अब इसको देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। और देखिए संघर्ष शुरू कर दिया तो क्या हुआ, यह समानता का संघर्ष था, मतलब कि इक्वलिटी का संघर्ष था कि सभी के साथ समान बर्ताव। आगे देखिए क्या कर रहा है, उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। मतलब कि उनके लिए कानून का मतलब ये नहीं था कि क्या हो, ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। कानून का मतलब ऐसा नियम ना हो जो आपको मजबूरी से पालन करना है, मतलब कि जो न्यायोचित हो, जो उचित हो, ऐसा कानून लागू हो।
बात को समझ रहा है? 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानून पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के लिए के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीशों भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। मतलब कि यहाँ पे देख रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहा है कि कैसे भी करके समानता है और कानून क्या हो, कानून अगर लागू हो तो न्यायोचित कानून लागू हो, मतलब कि जो जस्टिस हो वो हो, ऐसा नहीं कि अन्याय हो। देखिए, संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। अब हम लोग को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो हम लोग जाने कि कानून अब ऐसा बनने लगा कि उस दस्तावेज, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के अनुसार बदलता है। अब आप ये सोच के देखिए कि संविधान के लोगों को कैसे पता था कि आने वाला समय में लोग क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। पॉलिटिक्स में अगर 5 साल पे चुनाव नहीं होगा तो क्या करेंगे, सत्ता के क्या करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि वो बहुत सोच समझ के संविधान बनाया गया। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटा बेटियां और उनकी मां तीनों की परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नया कानून बनाया गया है। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कक्षा 6 में पढ़े थे कि कैसे क्या हुआ था हिंदू के। देखिए यहाँ पे एक कानून बना था, देखिए यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, इसको अंडरलाइन कीजिए। कब बना? 2005 में। उसमें कहा गया कि बेटा और बेटियों दोनों को क्या हो, जमीन जो माता पिता का या पुश्तैनी जो जमीन है, पूर्वजों का जो संपत्ति है, उसमें दोनों का समान अधिकार हो। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार उसी समय से क्या कर रहा है, आपको बता रहा है आगे चल के पॉल्यूशन के बारे में देखते हुए कि आप पॉल्यूटेड गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आप बिना हेलमेट के रोड पे नहीं चल सकते हैं, बाइक से आप क्या नहीं कर सकते, ट्रिपल लोडिंग नहीं चला। ये सब एक कानून है। अब हम देखेंगे कि कानून आखिर बनता कैसे है और उसका प्रस्तावना कहाँ जाता है और कौन इसे पारित करता है। देखिए, नए कानून किस तरह बनते हैं इससे पहले हम लोग समझते हैं कि कानून बनने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून जो बनता है तो कानून ऐसे नहीं बनता, कानून पहले संसद में बार बार बता रहा है कि पारित होता है, और देखिए पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति राष्ट्र में सिग्नेचर करती है। आगे देखिए, इसको समझा रहा है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह के ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील होए। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की क्या प्रक्रिया थी। मतलब कि संसद देखता है, जो हम लोग अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हम लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। उस प्रतिनिधि को चुनने के बाद अब वो अपने क्षेत्र में देखिएगा ना कि भाई कौन सा समस्या। ऐसे ही क्या था, एक महिलाओं के साथ क्या होता था, हिंसा होता था, दहेज के लिए उनको जला दिया जाता था, ना जाने क्या क्या उनके साथ प्रताड़ना की जाती थी। इसके लिए कानून बना। आप देखते हुएगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की बातें बहुत सारा आई, फिर इसके लिए एक कानून बनाया गया। आप देखते हुएगा कि मजदूरी, बाल मजदूरी का ब्यौरा सामने आया, फिर इसके लिए भी कानून बना। आप देखते हुएगा कि लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं आप, और देखिए कानून के पालन न करने, जैसे कि आपके आसपास आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को मार दिया। ए व्यक्ति ने किसको मार दिया? बी व्यक्ति को मार दिया। अब ए व्यक्ति को अगर सजा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाज में क्या फैलेगा, समाज में कहीं ना कहीं क्या समझेगा, असमंजस्य आएगा। और असमंजस्य आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सभी को लगेगा कि चलो भाई मार देना तो आसान है, कुछ होता है ये नहीं है। यही आपको समझना है। अब देखिए, जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता हम लोग का क्या है, सतत विकास लक्ष्य है। हम लोग का जेंडर इक्वलिटी भी सतत विकास लक्ष्य है।
पांचवा, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर पति घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा का मतलब है कि पति या पत्नी में झगड़ा हो जाए या क्या हो जाए, अगर औरत और लेडीज और क्या होता है जेंट्स में अगर क्या हो जाए झगड़ा हो जाए तो इसको आमतौर पर क्या हम लोग कहते हैं घरेलू हिंसा कहते हैं। ऐसा नहीं कि मार रहा है तभी, अगर धमका भी रहा है तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। उसके लिए आपको एक कानून बना, देखिए कब बना, 2005 में। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकते हैं। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है, जैसे गाली देना, मौखिक रूप से यौन करने का मतलब उसको गाली देना। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। मतलब कि ऐसे महिलाएं भी क्या माना जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, ऐसे महिलाएं भी क्या माना जाएंगे, घरेलू दायरा का हिस्सा माने जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। मतलब कि अगर आप देख लीजिए कि आपके घर में भी अगर आप लोग लड़कियां देख रहे हैं तो आमतौर पर अगर आप कहीं जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पिताजी दहेज बोले थे कि 10 लाख देंगे, नहीं दिया, आपके साथ क्या हो रहा है, अगर शोषण हो रहा है तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, आप पुलिस जा सकते हैं। फिर पुलिस जाइएगा तो कोर्ट जाना होगा और कोर्ट जाके आप उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक आपको चित्रकथा माध्यम से समझा रहा है, समझाने का कोशिश कर रहा है कि एक विवाद कैसे हुआ। आप देखिएगा उसमें आग से जला दिया गया और देखिएगा कैसे फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है, हाई कोर्ट लेता है। आगे देखिए पहले ही क्या कह रहा है, ये क्या है, द डेली न्यूज़पेपर है, जैसे कि हम लोग भी पढ़ते हैं द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी पढ़ते हैं। अरे सजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। अखबार कौन पढ़ रहा है, एक लड़की है जो अखबार पढ़ रही है, उसका नाम है सजिया। कहा महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़े। पहले लोग सरकार के पहले साबित करना पड़ता है कि कानून का जरूरत है या नहीं। जब पता जरूरत को पता चले, कुसुम और सजिया एक महिला संगठन की सदस्य है, उन्हें 10 सफर, इस सफर की एक बड़ी याद है। मतलब कि महिला संगठन के सदस्य है तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो आवाज उठाई होगी, आवाज उठाई होगी कि क्या हो, इस कानून को क्या किया जाए, जल्द से जल्द लागू किया जाए। अप्रैल 1991 दफ्तर में एक आम थी, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, यानी कि मेरा हस्बैंड मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। एक औरत है जो कि दफ्तर में गई और वो बता रही है कि देखिए अपने हस्बैंड का तो नाम ले ही नहीं रही है, ये भी नहीं बता रही है कि मेरा हस्बैंड है, एक आदमी मुझे पीटता है। बात पे गौर कीजिएगा शब्दों पे। और देखिए मेरा बेटी और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ये कौन कर रहा है, एक सासू माँ है जो कहाँ जाके कर रही है, दफ्तर में कर रही है कि मेरी बेटी और जो बहू है मुझे क्या करती है, मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करने का मतलब कि जैसे तैसे आए, खाना पीना, खाना भी दिए या ना दिए, खाना है खाओ नहीं तो जाओ, जैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता को, गली के कुत्ता को बिस्कुट फेंक देते हैं, वैसा ही उनके साथ बर्ताव होला। फिर आगे देखिए, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। कौन चाह रही है, एक सासू माँ है और एक क्या है, हस्बैंड वाइफ की झगड़ा है। अब वो कह रहा है कि हम पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहते, हम सोचते हैं कि सही से भी समस्या समाधान होगा। बस बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजीदार कानून है, उसमें दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना पुलिस के पास गए हुए आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं। ये कौन से कानून में आता है, यहाँ गौर कीजिएगा, फौजीदारी कानून। घरेलू हिंसा से संबंधित जितने भी कार्य होगा, जैसे कि आपके हस्बैंड वाइफ में क्या हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है, ये सब क्या चीज में आ गया, फौजीदारी कानून में। क्या चीज में, फौजीदारी कानून।
कौन से कानून? फौजीदारी कानून। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती है। हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। ये मांग कर रहा है जन सुनवाई जो महिला संगठन के सदस्य लोग हैं। 1999 के में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कि कह रहा है कि इसमें जो मौखिक रूप से अगर किसी को गाली देते हैं या प्रताड़ित करते हैं या उसके यौन से संबंधित गाली देते हैं या उसको क्या करते हैं, टचर करते हैं, तो आप इसमें इस कानून में लागू होना चाहिए, कार्यवाही होना चाहिए। इस क्या चीज का मांग हो रहा है? कानून का मांग हो रहा है। साझा घरेलू दायरों में हम रहने वाले किसी भी महिलाएं को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और धार्मिक और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? मतलब कि उसको बचाना चाहिए। जो महिला इस समस्या का क्या कर रही है, सामना कर रही है, उसको इस समस्या का समाधान करना चाहिए। किसको? सरकार को। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए, विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। अब ऐसे कानून नहीं बनता है। देखिए कैसे अलग अलग सदस्यों के साथ मीटिंग चल रहा है। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। पहला कहा गया कार्य, पहले तो लोगों में चर्चाएं हुई। कानून कैसे बनता है ध्यान कीजिएगा। पहले लोगों में क्या हुई? चर्चाएं हुई। फिर उसको महिला संगठन जो है क्या कर रहा है कि इसको संसद में पेश किया जाना चाहिए। और संसद में देखिए जब पेश हो जाता है तो क्या होता है। इस विधेयक में आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। मतलब कि कह रहा है कि संसद में तो विधेयक पारित हो गया, लेकिन हमने जो सुझाई थी कि यौन संबंधित गाली हो या कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हो, दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो ये सब इस कानून में लागू होना चाहिए। हम विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सके। मतलब कि कैसे हम लोग करते हैं कि अगर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग फोटो डालते करते हैं कि क्या राइट और रॉन्ग में जवाब दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को वायरल करते हैं। क्या करते हैं? वायरल करते हैं और ट्रेंडिंग में लाते हैं। इसी तरह देखिए कोई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय अस्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय अस्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। मतलब कि ऐसा जैसे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो क्या होगा, महिलाओं का संरक्षण भी होना चाहिए कि उसके बच्चों का भी क्या हो, देखभाल हो। उनको अगर डिवोर्स हो रहा है तो उनके आर्थिक रूप से भी उसका मदद हो। इस तरह का यहाँ डिमांड किया जा रहा है। अब देखिए अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक नया कानून क्या है। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिश को लोकसभा में भी पेश किया गया। पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर देखिए कमेटी के रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। और अब कमेटी क्या किया, महिला जो मांग कर रही है उसको स्वीकार कर लिया गया। और देखिए 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति, लास्ट प्रोसेस प्रेसिडेंट, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास क्या होगा कि सिग्नेचर होने जाएगा। और जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देगी तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा और विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। 2005 में बना और एक साल उसको लागू होने में, क्रियान्वित होने में लगा। और 2006 में फाइनली घरेलू हिंसा कानून कब लागू हुआ, 2006 में। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है। यह दीवानी कानून है जो
जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा, बहुत सारे पत्नियों, माओ, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा के निजात मिलेगा। एक हम लोग कानून क्या देखे, एक कानून सब देखे फौजीदारी, एक कानून फौजीदारी। फौजीदारी कानून में क्या आया, तो घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। अगर एक कानून देख रहे हैं तो एक तो फौजीदारी कानून है, और एक कानून आप लोग यहाँ गौर कीजिए, ध्यान से देख लीजिए, एक होता है दीवानी। कौन कानून, दीवानी कानून। अब दीवानी कानून में क्या होता है, जैसे कि किसी के साथ क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जैसे कि किसी को घर में जला दिया जा रहा है दहेज के कारण, ये कौन से कानून में आ जाता है, दीवानी कानून में आ जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून यह साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक और लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच में लागू किया जाए। हमें सब तरफ से नजर रखनी होगी। हमें महिलाएं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। मतलब कि कानून बन जाना ऐसा नहीं है कि कानून बन गया तो लागू हो गया। कानून बनने के बाद उसको, अब जैसे कि बहुत सारा ऐसा कानून है आप जानते ही नहीं है। बहुत सारा आपको पता होगा कि जब आपके यहाँ अगर कोई पुलिस आता है आपको पकड़ने के लिए, तो आपका अधिकार है आप उससे वारंट मांगे। आप क्यों हमको पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट उसके साथ क्या होते हैं, चल देते हैं। और जिसको कानून का पता हो गया वो लाइफ में उसके साथ फिर, इसीलिए आप देखते हो कि वकीलों से बहुत जल्दी कोई उलझता नहीं है, क्योंकि वकील जो है वो लॉ को बहुत अच्छा से जानता है। अगर आपको कानून पता है तो आपको पता है सैटरडे के दिन क्या हो सकता है, आपको सैटरडे के मिडनाइट के बाद आपको पुलिस स्टेशन में आपको जब ले जाएगा तो आपको सैटरडे, संडे और मंडे तक रहना पड़ेगा। संडे तक आपको कहाँ रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं क्या है कि सैटरडे और संडे को क्या रहता है, बंद रहता है हाई कोर्ट। तो इस सब को आपको जानना होगा। आगे देखिए तो आपको कानून, अगर आपके घर में किसी महिलाओं को अगर कोई उठाने आया है पुलिस, तो आपको एक बात याद रखना चाहिए कि उसके साथ महिला पुलिस होना चाहिए। और जिस थाने में ले जाया भी जा रहा है वहां पे आपको गौर करने वाली बात है कि वहां पे एक महिला पुलिस होनी चाहिए। तभी आपके घर के महिलाएं या किसी जो भी महिलाओं को गिरफ्तार होगा उसको महिलाएं पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। बात को समझ रहे हैं, यानी कि कानून का समझ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एक और लंबा शुरू तो समझिए यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, घरेलू हिंसा से आराम से समझ गए, यानी कि महिलाएं पुरुष में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या कहीं ना कहीं उसके साथ क्या हो रहा है, यौन संबंधित, उसको गाली दिया जा रहा है, उसको कहीं ना कुछ बोल जा रहा है। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। एक मुख्य अधिकार प्राप्त हुए कि सबसे पहले बात उनको क्या मिल गया, उनको जस्टिस मिला, न्याय मिला। अब उनको क्या मिलेगा, अब देखिएगा कि डिवोर्स होता है तो महिलाओं को अपने कमाई का परसेंटेज देना पड़ता है उसके पालन पोषण के लिए। अब ये भी क्या हुआ, फायदा हुआ। आगे देखिए क्या कर रहा है, क्या है, आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसके इस्तेमाल से इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो। मतलब कि ऐसा प्रक्रिया बताइए जिससे लोगों को, तो आप नुक्कड़ सभा, आप कहीं ना कहीं नाटक, इस सब के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीके से संसद पर दबाव बनाया। बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त हुआ के खंड से आप क्या समझते हो। बराबरी का रिश्ता हिंसा से मुक्त, मतलब महिलाओं पुरुष का भी दोनों का क्या हो, इक्वल रिलेशनशिप हो, अवर वायलेंस फ्री। मतलब कि दोनों में क्या हो, एक दूसरे को प्यार करे, एक दूसरे को सम्मान करे और खुशी खुशी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़िता की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहा है। सर्वाइवर करने का मतलब कैसे भी बच के अपने जिंदगी को गुजारना। अभी भी गांव में जाइएगा तो ऐसा बहुत सारा जगह मिलेगा जहां महिलाओं के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ क्या होता है, उसके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ हिंसा होता है, उनके साथ प्रताड़ना होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है। इस उदाहरण से साफ हो जाता है
कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वो जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्ट, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। मतलब कि इन सब के माध्यम से ही क्या आता है, जनता के सामने ये सब, जनता के सामने क्या आता है, कहीं ना कहीं संसद के सामने ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता का बात आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। मतलब कि अंग्रेज जो कानून बनाए थे उसका भारत क्या करता था, आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने क्या किया था, 1 दिसंबर के दिन क्या किया था, उसको जब महिला प्रेग्नेंट थी और उसको क्या सीट के आगे बैठी थी, जो कि एक अंग्रेज आया तो बोला कि आपको उठना पड़ेगा, जिसके कारण वहां पे देखिए ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन, वही रोजा पार्क्स क्या हो गया, नागरिक अधिकार आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। अब रोजा पार्क्स के कारण ही वहां क्या बन गया, कानून बन गया। वो बोला कि नहीं, हमारी मेरा अधिकार है। हम जब बस पे, अब आप बस पे बैठे हुए हैं, कोई नवाब के नाती आए आपको कहे कि नहीं उठना पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा। यही रोजा पार्क्स वहां पे एक कानून ला दी और आगे चल के वो कानून क्या बन गया, वो जो आंदोलन था वो कानून के रूप में पारित हो गया और आगे चल के वो क्या बन गया, कानून बन गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे रोजा पार्क्स सब क्या कर रही है, आराम से बैठ के यात्रा कर रही है, लेकिन संघर्ष के बाद। इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं संघर्ष से गुजरना होगा। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक लाइफ में आप सर्वाइवल नहीं कर पाइएगा। और एक बात और मेरे दोस्त, जब तक आप लाइफ में क्या मजा है, अगर लाइफ में कुछ क्या हो, काम ना हो, कुछ टेंशन ना हो, कुछ क्या हो, तनाव ना हो, तब तक लाइफ जीने का मजा ही क्या है। अब आप सोए हुए कुछ काम ही नहीं है, बस हर दिन खाना है, सोना है, तो फिर लाइफ क्या हो जाएगा, पशु वाला हो जाएगा। पशु का क्या है, पशु सुबह उठता है, उसको क्या मिल जाता है, एकदम बना बनाया मिल जाता है खाना। क्या करता है, खाना खाता है, फिर वो अपना दूध देता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठा, मतलब कि उसका रूटीन ऐसे ही करके उसका जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए आप सुने होइएगा कि शेर 2 तरह का होता है, एक सर्कस का शेर होता है और एक जंगल का शेर होता है। सर्कस का शेर का क्या है कि उसका भाई फिक्स है, खाना कहीं से आ ही जाएगा, उसको बना बनाया मटन काटकर कहीं से मिल जाएगा, वो खा लेगा। लेकिन जो सर्कस का शेर ना होकर जंगल का शेर है, उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, शिकार ढूंढना पड़ता। तो उसका रफ्तार जो है उससे लोग डरता है और सर्कस का शेर पर उसका रफ्तार भी बढ़ जाता है। और सर्कस के शेर को लोग क्या करता है, मजाक से उसको क्या करता है, रस्सी पे चलवाता है और उससे डरता भी नहीं है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा करना है तो सर्कस का शेर नहीं, क्या चीज का शेर बनिए, जंगल का शेर बनिए। आगे देखिए, लोकप्रिय और विवादास्पद कानून। कुछ कानून लोकप्रिय भी हुए और विवादास्पद हुए, यानी कि विवादों से घुरे हुए। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रस नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है
तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। मतलब कि ऐसा कानून जो क्या हो रहा है, जो लोगों को लगे कि नहीं भाई ये उचित नहीं है, जैसे कि बिहार का हम बोले थे, तो उसके लिए फिर आलोचना अखबार में लिखना, टीवी चैनल ये सब पे आता है, तो फिर संसद को इस पे विचार करके कानून को संशोधन किया जाता है, यानी कि कानून को बदला जाता है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने के गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरत चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनका रोजी रोटी भी चलता है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की अपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है। आगे देखिए क्या बोला। सबसे पहले ही बोला कि जैसे कि आज एक कानून था जो नगर निगम लगाया था कि जो लोग क्या करता है, स्टेशन के बाहर सामान बेचता है। तो आपको पता है, आप स्ट्रीट फूड कभी खाए होइएगा, स्ट्रीट फूड पे आप बर्गर जाके खाइए 25 रुपया में मिल जाएगा। उसी बर्गर को बर्गर महल में जाके खाइएगा तो आपको 199 पे करना पड़ेगा। यानी कि सब लोग उसमें सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस जो आपको स्ट्रीट फूड पे खाना मिल रहा, जो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उनसे उनका भी रोजी रोटी चल रहा है और हम लोग भी जो बेचारा क्या है थोड़ा गरीब है, उनका भी कहीं ना कहीं उनसे भरण पोषण हो रहा है। उसके लिए सरकार कहा कि नहीं इस कानून में सुधार किया जाना। हाँ, ये फिक्स है, जरूरी है कि हाँ कुछ ऐसा जगह है जहाँ लोग को ठेला नहीं लगाना चाहिए। इसके कारण क्या हो जाता है, भीड़ लग जाता है, जाम लग जाता है, ट्रैफिक आ जाती है, उसके कारण बहुत लोगों का बहुत सारा परेशानियां आता। लेकिन इसको भी नहीं नकारा जा सकता कि हम लोग के भारत के देश में बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन फुटपाथ पे ही क्या करते हैं, बिताते हैं। फुटपाथ के कमाई से ही उनका घर चलता है। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इस मुद्दे के पर फैसला के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उससे संशोधन कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे संसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात की सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़े होंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। बात समझिए, ऐसा नहीं कि हम एक बार प्रतिनिधि चुनकर भेज दिए संसद भवन में, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और भी जनसभाएं करके, लोग एकत्रित होकर आलोचना करके, धरना देकर आप सरकार के अपने कार्यों के लिए जागरूक कर सकते हैं। कि देखिए क्या है, एक सप्ताह तक अखबार पढ़े या टेलीविजन पर खबर देखे और पता लगा कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल है, अभी शराब वाला जो बिहार में है। ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध के कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए हैं। मतलब कि ये सब कानून क्या है, अन्यायपूर्ण। यहाँ देखिए डॉक्टर क्या कर रहा है, कि पानी का स्लाइन तो चढ़ा रहा है, लेकिन ये देखिए कैसे पानी चला रहा है, फीडिंग दे रहा है, पानी नहीं चला रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा कानून, जैसे कि आप देखिए कानून का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक स्थान का, जैसे कि आप रेल, ट्रेन, ये सबको फोड़ नहीं सकते, वो आपका संपत्ति है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कार्य न करे जिससे लोगों को क्या हो, नुकसान हो। अभी कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि आलोचना, यानी कि किसी व्यक्ति के या चीज में कमियां निकालना है, उसका आलोचना होता है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की क्रम, मतलब कि कोई काम को क्या करना, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधे या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास के लिए नहीं करते हैं कि नहीं भाई पौधा का ग्रोथ हो रहा है, यानी कि विकास हो रहा है। राजद्रोह मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंडियन फ्लैग को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असम्मानित कर रहे हैं। आप भारत देश के प्रति कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ का आप सूचनाएं दूसरे देश में दे रहा है, आप लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये सब राजद्रोह में आ जाता है। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण करना। इस अध्याय में इन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोग बहुत निर्गम ढंग से नियंत्रित करते हैं। मतलब कि ऐसा कानून जो क्या है,
जो लोगों को दबाता है वो क्या हो गया, दमनकारी हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए, अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। कानून का शासन पद, कानून कैसे शासन करता है, तो आप दे सकते हैं कि, और ये आपसे एग्जांपल भी पूछ रहा है कि अपने जवाब देते हुए कानून का उल्लंघन, जैसे कि आप मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि बिना लाइसेंस या बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहे हैं, तो कैसे आपके साथ होगा, इसको आपको आराम से लिख लीजिएगा। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से दो कारण बताइए। मतलब कि इतिहासकार गलत ठहराते हैं कि कानून का शासन कब, कौन, अंग्रेज ही शुरू किया था। अब आपको इसके कारणों में से दो कारण बताइए कि भारत में कानून शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था या नहीं। आपको दो कारण बताना। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया से अलग तरीके क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या किए, धरना प्रदर्शन, अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके कहीं न कहीं कानून को परिवर्तन करा। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य पृष्ठ संख्या 44-45 से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया, या समानता संघर्ष का उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। कानून ऐसा न हो जो हमको जबरदस्ती मानना पड़े। कानून क्यों बनता है भाई, कानून हमारे हित के लिए बने, ऐसा कानून न बने जिससे हमारा अहित हो। अब हम लोग का ये चैप्टर एकदम आसानी से, एकदम निर्मल भाषा में क्या हो गया, समझ गया कि कानून कैसे बनता है, कैसे पहले लोकसभा, राज्यसभा, पहले लोगों के बीच कानून के लिए चर्चा होता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर संसद भवन, फिर संसद भवन से राष्ट्रपति सिग्नेचर करती है, तब जाके वो कानून बनता है। अगर कोई कानून गलत बन जाता है तो उसका आलोचना, धरना प्रदर्शन, उसके अखबार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि कानून गलत बना कि सही। सारे चीज कानून के बारे में बहुत अच्छी तरह से देखे हम लोग। देखे कि 2-4 कानून भी देखे। एक कानून देखे हिंदू अधिनियम एक्ट करके, जिसमें क्या हो, लड़का लड़की दोनों को, माने कि बेटा बेटी दोनों को क्या हो, जमीन में दोनों का समान हिस्सा हो। एक कानून हम लोग देखे क्या, हिंसा, मतलब कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में जो लागू हुआ, 2005 में बना। अब हम लोग इसी तरह से कानून का मोटा मोटी ढांचा समझ लिए। आगे आप जाइएगा तो इसको विस्तृत रूप में, और 11th-12th में जाइएगा तो कानून के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप अभी क्या कीजिए, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो इसको बहुत से अच्छा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए कि वो लोग भी अपने तैयारी को बूस्ट कर सके, अपने तैयारी को आसान कर सके। क्योंकि यूपीएससी का तैयारी बहुत लंबा जर्नी होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा भटकाव, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी आते रहता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने को भी क्या कीजिए, मोटिवेट रखिए। आप भी बनिएगा, एक दिन आप भी बन सकते हैं। आदित्य श्रीवास्तव वही नहीं जो रैंक 1 लाया है, नेक्स्ट आदित्य श्रीवास्तव आप रहिएगा। टेंशन नहीं लेना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।